आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं विमल चंद्र पांडे की लिखी गीतों भरी कहानी पिता का चश्मा। वाचन स्वर। बेटा वहां से टहलता हुआ कुछ दूर चला गया था और पीठ पिता की तरफ थी। पिता की नजर बेटे की तरफ नहीं थी। वो कालिंदी कुंज के उस ब्रिज से उफनती हुई यमुना को देख रहे थे। कुछ दूरी पर दो लड़के अपनी बाइक स्टैंड पर लगाकर मोबाइल से कुछ करतब रिकॉर्ड कर रहे थे। पिता नए जमाने की इन नई मनोरंजन विधियों से दूर थे और इन्हें ठीक नजरों से नहीं देखते थे। उन्होंने नीचे बह रहे गंदे पानी से अपने शहर के पानी की तुलना की और उनके चेहरे पर बिखरा हुआ अफसोस और गहरा हो गया। वो ब्रिज से थोड़ा और झुककर देखने लगे। क्या हुआ अंकल, कूदण का इरादा है के? एक लड़के ने मोबाइल को ट्राइपॉड पर लगाते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा। उन्होंने हल्के से सिर घुमाकर लड़के की तरफ देखा। आंखों में कुछ ऐसा था कि लड़का अलर्ट हो गया। ओ तेरी! लड़का तेजी से उनकी तरफ लपका। उसके साथी ने गर्दन घुमाकर देखना चाहा कि उसका जोड़ीदार कहां जा रहा है। उसने जो देखा उसके हाथ पांव भी कुछ पलों के लिए रुक गए। एक बूढ़ा ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ रहा था और अब आखिरी पायदान पर था। रुक जा अंकल! लड़का चिल्लाता हुआ दौड़ा। तेज आवाज सुनकर बेटे ने भी यूं ही सरसरी निगाह से पीछे देखा और फिर से फोन पर बात करने लगा। पलटने के बाद उसकी आंखों का सिग्नल उसके दिमाग तक पहुंचा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा है। वो तेजी से पलटा और वहीं से चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा, पापा! लेकिन तब तक बूढ़ा किसी बेरहम दुर्घटना की तरह घट चुका था। दो लंबी छलांगों में बेटा वहां पहुंचा और बदहवास नीचे देखने लगा। कुछ पलों तक उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब कुछ सेकंड्स बाद उसके होशो हवास वापस आए तो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। गाड़ियां ब्रिज से एक के बाद एक गुजर रही थी, लेकिन किसी को दाहिने बाएं देखने की फुर्सत नहीं थी। कुछ लोग बाइक और स्कूटर से जा रहे थे, लेकिन उनको भी कार वालों जितनी ही जल्दी थी। उतनी ही जल्दी कुछ इक्का दुक्का साइकिल से गुजर रहे वालों को थी। बेटा बदहवासी में चिल्लाने लगा और धीरे धीरे ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ने लगा। अरे बचाओ, कोई है? हेल्प! भाई रुक जाओ, मेरे पापा गिर गए यार, प्लीज हेल्प कर दो। उसने आते जाते लोगों से गुहार लगाई जो अपनी बाइक 60 से 50 करते और 55 होने से पहले ही फिर से 60 कर देते। वो गुहार लगाता हुआ उन लड़कों से भी हाथ जोड़कर देखने लगा जो अब उसके एकदम पास आकर खड़े थे। सबने बुलाने से क्या होगा, तैरना भी तो आना चाहिए, दूसरे लड़के ने शांत अंदाज में कहा। तुम्हें आता है? प्लीज बताओ। बेटा जल्दी में था। नीचे उसका पिता कहीं नजर नहीं आ रहा था और वो एक बार सड़क की ओर देख रहा था तो दूसरी बार नदी की तेज धार की तरफ। हाँ आता है, दोनों ने एक साथ कहा और अपनी शर्ट के बटन एक साथ खोलने लगे। बेटे ने दोनों के एक एक हाथ पकड़ लिए। प्लीज मेरे पापा को बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, बेटे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हमें क्या मिलेगा? दोनों ने शर्ट के आखिरी बटन खोलते हुए पूछा। तुम जो कहोगे, दोनों को 5-5 हजार, बेटे के मुंह से निकला। दूसरा लड़का वापस शर्ट के बटन बंद करने लगा। बेटे का दिल दहल गया। उसको देख पहला लड़का भी बटन बंद करने लगा। क्या हुआ? बेटे ने रुआसी आवाज में पूछा और नीचे देखा। बहाव बहुत तेज था। 10-10 बोल दोनों को, जान का खतरा सा नीचे। हाँ 10-10, जल्दी जाओ। तब से दुनिया से बेजार होते जा रहे हैं। इस कदर बेजार की जीने की वजह हर रोज पिछले दिन से कम दिखाई देती है। जीने का फलसफा कितना आसान है कि जब तक वजहें रहें वही नदी, तालाब, आसमान, हवाएं सुहानी लगती हैं और ना रहे तो सब कुछ मौत की ओर धकेलता सा लगता है। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी से रोमांच गायब होता जा रहा था और एक दिन अचानक उन्होंने पाया कि उनकी जिंदगी ही उनको छोड़कर जा चुकी है। उनकी पत्नी आत्मजा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और उनकी जिंदगी में आदत की तरह शामिल थी। दरअसल उनके जाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी दुनिया में किसी को आने नहीं दिया है। पत्नी के साथ सब कुछ इतना मुकम्मल लगता था कि उन्होंने धीरे धीरे ज्यादातर दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को बाहर के वलयों तक सीमित कर दिया था। उनके सबसे भीतरी वलय में सिर्फ आत्मजा थी, बेहद सुरीली, बेहद सौम्य और जिंदगी से निहायत भरपूर। उनके जाने के बाद वो इतना अकेला महसूस करते थे जैसे उनका दाहिना हाथ उनके बाएं हाथ को नहीं पहचानता। उनकी तबीयत ऐसी बेजार हो गई थी कि सुबह गार्डन की सैर में जब वो 2 चक्कर मारकर आसपास के परिचितों के साथ बैठते तो उन्हें उनके मुंह चलते हुए दिखाई देते। किसी की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। वो आत्मजा से चुपचाप बातें किया करते और कभी कभी तो मुस्कुरा भी देते। उन्हें मुस्कुराता देख कोई पड़ोसी उनको घूरता
तो वो तुरंत गंभीर मुद्रा बना लेते। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने सुबह टहलना बंद कर दिया, चुपचाप घर में पड़े रहते। मेड आकर साफ सफाई कर जाती, खाना बना जाती और वो खाकर फिर पड़ जाते। बेटा सनमार्ग दिल्ली में मैनेजर था। कुछ महीनों बाद वापस आया तो बाप की हालत देखकर हैरान रह गया। इतनी उम्र में उसने कभी अपने कड़क अनुशासन पसंद बाप को 2 दिन बड़ी दाढ़ी में नहीं देखा था। इस बार महीने भर बड़ी दाढ़ी और बेतरतीब बालों के साथ फैमिली डॉक्टर ने भी सलाह दी कि उन्हें अकेला छोड़ा जाना ठीक नहीं। जज साहब ने लगभग पूरी उम्र अपने इस छोटे शहर में बिताई थी और अब दिल्ली जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद और इमोशनल हथियारों के आगे झुकना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त अनिरुद्ध सिंह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, जिनसे उन्होंने अपने आप को लगभग काट लिया था। ये अनिरुद्ध थे जो बीच बीच में अपने दोस्त की खोज खबर ले लिया करते। वो भी इसी शहर में थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ बेटी के पास दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उनकी बेटी टीना दिल्ली की एक बड़ी एड एजेंसी में कॉपीराइटर थी। दिल्ली आए उन्हें 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका दिल एक भी दिन उस शहर में नहीं लगा। उनका अकेलापन उस शोर शराबे वाले शहर में और ज्यादा कांटेदार होकर उनकी आत्मा में चुभने लगा है। उन्हें अक्सर लगता है कि सनमार्ग ने दिल्ली लाकर उनके जीने की रही सही संभावना को भी खत्म कर दिया है। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और डॉक्टर पर्ची पर कुछ लिख रहा था। ये ग्रेटर नोएडा का वो इलाका था जहां कुछ साल पहले तक सिर्फ गांव थे, लेकिन अब एक सीध में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थीं। सनमार्ग ने जो फ्लैट खरीदा था वो जी ब्लॉक में 19वें माले पर था और डॉक्टर सी ब्लॉक में रहता था। जज साहब चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। यहां से इतनी दूर टहलने जाने का लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे, डॉक्टर ने सनमार्ग की तरफ देखते हुए कहा। सनमार्ग अभी तक इस घटना से चौंका हुआ था और उसे नॉर्मल होने में कई दिन लगने थे। बोले, घर वाला ब्रिज याद आ रहा है, टहलते थे अक्सर वहां और ऊपर से यमुना की लहरें देखते थे। मैंने बोला कि यहाँ की यमुना को ना ही देखे तो बेहतर होगा, लेकिन सुनते कहाँ हैं। सनमार्ग ने शिकायती अंदाज में कहा। जज साहब इसे फालतू की बात समझ खिड़की से बाहर देखते रहे, जैसे दुनिया की सबसे जरूरी घटना वहीं घट रही है। वहां पैर फिसलने की वजह नहीं समझ आई। इतनी बड़ी रेलिंग है सर, फिर कैसे? डॉक्टर ने दवाइयां लिखते हुए एक बार सनमार्ग की ओर देखा, फिर जज साहब की ओर। बताया तो, रेलिंग पे झुका हुआ था, बैलेंस बिगड़ गया। तुमको दवाई लिखनी है, जिरह करनी है? डॉक्टर ने उन्हें देखते हुए पर्ची सनमार्ग की तरफ बढ़ा दी। फुल रेस्ट लीजिए। डॉक्टर ने उठते हुए सनमार्ग को बाहर आने का इशारा किया। सनमार्ग जज साहब को आराम करने का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। दोनों लिफ्ट के पास खड़े थे। डॉक्टर मोबाइल में कुछ देख रहा था। लिफ्ट आकर रुकी, दरवाजा खुला और डॉक्टर कुछ सोचता हुआ अंदर गया। सनमार्ग बाहर खड़ा रहा। कूदे थे, श्योर हो ना? उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, मैंने आखिरी मोमेंट पे देखा था। सनमार्ग की आवाज में थकान थी। एक बात बोलूं? मुझे फील हो रही है बहुत शिद्दत से। बोलिए ना। दरवाजा बंद होने लगा तो सनमार्ग ने दरवाजे पे हाथ रख दिया। दरवाजा फिर से खुल गया। तुम इनको साइकियाट्रिस्ट से दिखाओ यार, इनको जरूरत है। क्या हुआ है मुझे भी समझ नहीं आता। कभी एकदम से खुश हो जाते हैं तो भी डर लगने लगता है, कभी एकदम से रूड। माइंड काम नहीं करता मेरा। हाइपरमेनिया, बाइपोलर, क्लिनिकल डिप्रेशन, कुछ भी हो, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे। मेरा एरिया नहीं है वो, इसलिए बोल रहा हूं। कंसल्ट करो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सनमार्ग ने दरवाजे से हाथ हटा लिया। लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट नीचे जाने लगी। सनमार्ग वहीं खड़ा रहा। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो जिस सरफेस पर खड़ा है वो भी तेजी से नीचे जा रही है। लिफ्ट तो आखिरी बेसमेंट तक जाकर रुक जाएगी, लेकिन वो जहां से नीचे गिर रहा है क्या कि डॉक्टर दिमाग का होगा। लेकिन जज साहब डॉक्टर का जिक्र आते ही बिदक गए। उन्होंने पहले सनमार्ग को ऊंची आवाज में अपने बचपन और जवानी के दिनों के संघर्ष के कुछ किस्से सुनाए जो वो बचपन से सुनता आ रहा था, और वे सब उसे जबानी याद हो चुके थे। इतनी डिटेल से कि अगर वो कोई हिस्सा मिस करते तो वो अपने आप उसकी कहानी में चलने लगता। उसने एक और चिंताजनक बात गौर की थी कि पिता अब किस्सों में मिलावट करने लगे थे। कभी वो एक 20 साल पुराने किस्से में किसी 30 साल पुराना किरदार ला देते और 2 कहानियों को मिक्स कर देते। सनमार्ग उन्हें चिंता भरी नजरों से देखता रहता। कई किस्से सुनाने के बाद जज साहब अलमारी से बीपी और शुगर नापने वाली मशीनें लाकर बैठ गए। उन्होंने अपना नॉर्मल बीपी उसे दिखाया और सुई से ठीक ठाक डरने वाले उस आदमी ने खुद से अपना शुगर लेवल भी चेक किया। शुगर बढ़ा हुआ था। वो स्ट्रिप रख के बालकनी में टहलने निकल गए। सनमार्ग उनके पीछे गया। कल चलते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। सनमार्ग मोबाइल में नंबर खोजने लगा।
क्या जरूरत है, कल से चावल बंद कर दूंगा, फालतू टेंशन मत लो। उनकी आवाज में फैसला था। एक बार दिखा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो गई तो फिर। उसकी आवाज भर्राने लगी। उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर क्या, वो बाहर की ओर निकल गए। सनमार्क समझ रहा था वो बहस टालना चाहते हैं। ऑफिस में दिन भर सिर खपाने के बाद उसकी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो बहस में वेस्ट करे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ऑफिस में माहौल रोज से अलग था। बॉस अनेजा प्रेजेंटेशन की तैयारी में था और उसने सनमार्क को याद किया था। दोनों ने थोड़ी देर प्रोजेक्ट को लेकर बातें की। फिर अनेजा ने जज साहब की तबीयत के बारे में पूछा। उसने बताया। अनेजा ने उसे अपने कुछ परिचितों का जिक्र किया जो एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज करवा ठीक हो चुके हैं। सनमार्क को हिम्मत बधाई, कुछ घिसी पिटी मोटिवेशनल बातें की जो सनमार्क रूटीन की तरह सुनता रहा। यू आर ए गुड सन, उसने सारी बातों के अंत में कहा। सनमार्क फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया। उसने अनेजा से उसके बेटे के बारे में पूछा जो अभी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटा था और एक ऐप लॉन्च करने वाला था। अच्छा है, दिन रात लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं। आइडिया अच्छा है उसका। मार्केट में एक बार सही प्रमोशन हो गया तो सब ब्रांड्स को पीछे छोड़ देगा। अनेजा के चेहरे पर एक संतुष्ट पिता वाली मुस्कुराहट थी। ऑफिस से जल्दी निकलकर सनमार्क सीपी पहुंचा तो उजाला के आने में अभी 10 मिनट की देरी थी। उसे लगा अगला 10 मिनट पार्किंग ढूंढने में गर्क हो जाएगा, लेकिन इत्तफाकन उसके सामने ही थोड़ी दूर से एक कार पार्किंग से निकली और उसके लिए जगह बन गई। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर वह उजाला का इंतजार करने लगा। उजाला पिछली नौकरी में उसकी बॉस थी और उससे 6 साल बड़ी थी। उसने ही सनमार्क को इस एमएनसी में इंटरव्यू के लिए भेजा था और एचआर से खुद बात की थी जो उसका स्कूल फ्रेंड था। उजाला अधलखा की जगह अब वो उजाला ए लिखती थी और सनमार्क से बहुत प्यार करती थी। कॉफी पीते हुए उजाला ने समझ लिया कि सनमार्क किसी उधेड़ बुन में है। उसने उसकी हथेली थामी। किस टेंशन में है, क्या हुआ? सनमार्क ने उसे अपनी टेंशन बताई। वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं। उजाला ने बात बदल दी। उनका बर्थडे है परसों, याद है ना? तो छुट्टी ले रही है ना? सनमार्क ने उसकी हथेली दबाई। बदले में उसने मुस्कुराते हुए सनमार्क को देखा जैसे वो कितना बड़ा बुद्धू है। उनके लिए एक मस्त केक ऑर्डर किया है, तू देखेगा खुश हो जाएगा। सनमार्क की आंखें नम हो गई। तू मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या करता मैं, उसने इमोशनल आवाज में कहा। वो उसके हर इमोशन के गुब्बारे में सुई चुभोना अच्छे से जानती थी। रिश्तों से हम सबसे अच्छी चीज यही सीखते हैं कि सामने वाले की इमोशन की हवा कैसे निकालनी है। पड़ा रहता उदास अकेला कहीं, उसने हंसते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगा। कितनी कमाल की है ये लड़की जो प्यार में उससे बच्चे की 5 अनजानी चप्पलें देखकर डर गया। उसने दरवाजा खोला और तेजी से अंदर घुसा। अंदर बिल्डिंग के 4 लड़के और एक वॉचमैन डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द जमा थे। वो तेजी से उनकी तरफ लपका। उसकी निगाहें पिता को ढूंढने लगी। पास जाकर उसने देखा वो सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे जहां घर के मुखिया को बैठना चाहिए। वॉचमैन एक तरफ खड़ा था और चारों में से एक लड़का जज साहब के मोबाइल का एक्सरे कर रहा था। सब इस कदर ध्यान में खोए थे कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। क्या हो रहा है? उसने हल्की घबराहट भरी आवाज में पूछा। सब कुछ ठीक है और सभी जिंदा हैं, ये तो उसने देख ही लिया था। इंजीनियरिंग कर रहे लड़के ने पल भर के लिए नजर उठाई। पानी मदरबोर्ड तक चला गया है, देखता हूं, ठीक नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ेगा बॉडी। क्या? उसे अब भी पूरी बात समझ नहीं आई थी। खर्चा लगेगा 2000 कम से कम, उसने मोबाइल की ओर दिखाते हुए कहा तो उसे याद आया। उसने चुटकी बजाई और तेज आवाज में लड़कों को वहां से जाने को कहा। चलो मैं देख लूंगा, आप लोगों को थैंक्स, अब चलिए। लड़के भुनभुनाते हुए चले गए। जज साहब उसका चेहरा देखते रहे। उसने एक बार फोन को उठाकर देखा। ऑन करने पर मोबाइल ऑन तो हो रहा था, लेकिन काफी चार्ज होने के बावजूद ऑन होते ही स्विच ऑफ हो जा रहा था। उसने फोन एक तरफ रख दिया। बनेगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, नया ले लेते हैं, बोलकर वो अंदर अपने कमरे में चला गया। जरूरत नहीं है, उनकी आवाज पीछे से सुनाई पड़ी। उसका बहुत कुछ बोलने का मन हुआ, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में आकर चेंज करने लगा। डिनर में मेड आलू के पराठे बनाकर कैसरोल में रख गई थी। जब उसने टेबल पर डिनर लगाया तो माहौल बोझिल सा था। एक तरफ उनका खराब मोबाइल रखा हुआ था और वो रह रह के उसे देख रहे थे। उसे अफसोस हुआ कि अभी तक उसे बात क्यों नहीं याद आई। उसने मन में सोचा कि एक अच्छा मोबाइल उनके लिए खरीद लेगा और वही परसों का बर्थडे गिफ्ट होगा। उसने 2 प्लेट्स में पराठे और चटनी निकाली और एक उनके सामने रख दी। उन्होंने एक नजर उसकी ओर देखा और खराब फोन को जरा सा आगे खिसका दिया, जैसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हों। अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा, अब फोन के बिना रहूंगा, नो डिस्टर्बेंस। अरे इसको हटाइए, इसकी उम्र भी हो गई थी, नया लेते हैं 1 आध दिन में।
उसने ये बात जाहिर नहीं करनी चाहिए कि वो फोन कल ही लेगा और उसे याद है कि कल उनका जन्मदिन है। वो अचानक उसे घूर कर देखने लगे। उनकी नजरों में कुछ अजीब सा था। उम्र होने पे हटा देना चाहिए, अच्छा सॉल्यूशन है। उनके सवाल में ऊबन थी, दुनिया से नाराजगी थी और सांसारिक नियमों पर गुस्सा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अंदर एक गुस्से की लहर उठी, लेकिन फिर उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि ये चाहेंगे कि तुम इन्हें कोसो और बुरा बोलो ताकि ये फिर उस बात को लेकर खुद को और दुखी और नाराज कर सकें। तुम्हें कितना भी बुरा लगे, इनके टोंट के बदले तुम्हें टोंट नहीं मारना। उनके सिम्टम्स बताकर उसने एक साइकियाट्रिस्ट से ऑनलाइन सलाह ली थी और उसने कुछ बातों के लिए स्ट्रिक्टली मना किया था। उसके बाद टेबल पे खामोशी रही। दो साए एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे से मीलों दूर चुपचाप खाते रहे, जैसे किसी गलती की सजा भुगत रहे हों। उजाला ने उसे एक अच्छा फोन खरीदने में हेल्प की। उनको म्यूजिक सुनना पसंद है तो इसका स्पीकर अच्छा है, इसका फ्रंट कैमरा बहुत सही है, ये रफ यूज के लिए है, गिरे भी तो जल्दी खराब नहीं होगी स्क्रीन, ये बहुत हैंडी है, वगैरह वगैरह। फोन लेकर वो उजाला के साथ कॉफी हाउस में कॉफी पी रहा था। उजाला ने आइडिया दिया, वॉलपेपर पे अपनी और उनकी एक मस्त फोटो लगा दे। जब भी उनको सुसाइडल थॉट आएंगे, कम से कम बेटे का चेहरा स्क्रीन पे देख के शायद दोबारा सोचने का मन करे। उसे आइडिया अच्छा लगा। उसने अपना फेसबुक खोला और फोटोज में जाकर पिता के साथ अपनी कोई तस्वीर खोजने लगा। 4-5 साल पुराने एल्बम्स में माँ के साथ कुछ तस्वीरें मिली, लेकिन जज साहब की एक भी तस्वीर नहीं मिली। वो थोड़ा उदास सा हो गया। उजाला ने समझ लिया, आराम से खोजियो, घर जाकर मिल जाएगा। उसने भी दिमाग दौड़ाया तो उसे हल नजर आया। घर पे ही देखूंगा, एक हार्ड डिस्क है मेरे पास पुराने बैकअप की, उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसमें से निकाल लूंगा। उसने खुद को जैसे किसी बुरी सच्चाई से बचने के बाद उसने लैपटॉप से हार्ड डिस्क कनेक्ट की और बरसों पुराने कलेक्शंस खंगालने लगा। कुछ तस्वीरें थीं जो उसकी ही खींची हुई थी, लेकिन उनमें वो माँ के साथ थे। उसके साथ उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। उसे याद आया, जब वो छोटा था तो साल में 2 बार पूरा परिवार कितने उत्साह से तैयार होता था और पापा उसे लेकर स्टूडियो जाते थे। वो उसे अपने गोद में लेकर तस्वीर खिंचवाते। उन तस्वीरों के बाद उसकी अपने पिता के साथ कोई तस्वीर नहीं। ये ख्याल उसे हजम नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने त्योहार आए गए, सबने साथ में मनाए, लेकिन अपने पिता के साथ उसने एक भी तस्वीर नहीं खींची। ये कैसा रिश्ता है जिसकी मौजूदगी माहौल में हवा जैसे रही है, लेकिन उसने कभी रुक कर हवा को शुक्रिया नहीं बोला। उसने फिर से एक बार पूरा बैकअप छान डाला। तस्वीर नहीं मिलने से ज्यादा आश्चर्य उसे अपने यकीन पर हो रहा था, जबकि ऐसा कोई पल याद करने पे याद नहीं आता जब उसने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा हो, पापा रुकिए, एक सेल्फी ले लेते हैं, जैसा कि वो अक्सर माँ के साथ किया करता था। उसका गला बिना बोले ही रूंधने लगा। आधी रात हो चुकी थी और 4 टीबी की आधी भरी हार्ड डिस्क में, जिसमें दुनिया जहान की हजारों तस्वीरें और वीडियो थे, उसकी अपने पिता के साथ एक भी तस्वीर नहीं थी। उसने उजाला को फोन लगा दिया। मेरी उनके साथ एक भी पिक्चर नहीं यार। उजाला ने उसकी आवाज की मायूसी पहचान ली और इस बात को निहायत मामूली साबित करने की कोशिश की। अरे तो कोई नहीं, सुबह क्लिक कर लेना 2-4। यार मैं कैसा बेटा हूं। कहता हूं कि उनसे प्यार करता हूं, लेकिन उन्हें अपनेपन से पकड़े हुए एक तस्वीर तक नहीं मेरे पास। उसे रोने का मन कर रहा था और रोने के लिए उजाला से अच्छा कंधा कहीं नहीं था। उजाला भी समझ गई थी कि फिलहाल उसे इंसान से सिर्फ कान हो जाना है ताकि सामने वाला सब कुछ कह के हल्का हो सके। वो ठीक कहते हैं यार, मैं बहुत मतलबी हूं, सिर्फ अपनी सहूलियत और फायदे के बारे में सोचता हूं। मेरे दिल में शायद कुछ और है जिसे मैं झुठलाकर अपना बनाया हुआ फैब्रिकेटेड सच सामने रखता हूं। अपने पिता के साथ, जिसने मुझे पैदा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैर पे खड़ा होने के काबिल बनाया, उसके साथ यार, उस पिता के साथ मेरी एक भी फोटो नहीं। कई फोटोज ऐसे लोगों के साथ मिली जिनसे जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला हूं, लेकिन इनके साथ। उसकी आवाज भर्रा गई। उजाला ने संभालने की कोशिश की। देख, मैं समझती हूं हम शायद अपनी दुनिया में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, लेकिन अब तो तूने ये रियलाइज कर लिया ना, रोने बिलबिलाने का कोई फायदा नहीं। जो कर सकता है उतना तो कर। सुबह कई सारी पिक्स क्लिक कर लेना। आई विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द राइट वन, ओके? फोन काटने के बाद वो उनके कमरे में गया। हल्के से लाइट जलाई। वो सो चुके थे। उनके चेहरे पे बच्चों जैसी शांति थी और फरिश्तों जैसी मासूमियत। उसने कांपते हाथों से उनकी एक तस्वीर क्लिक की। तस्वीर देखते ही उसका मन अजीब सा हो गया। उस तस्वीर को कुछ सेकंड्स तक देखने से उसका कलेजा दहलने लगा। उसने जल्दी से तस्वीर डिलीट की और उनके पास बैठ गया।
उसने उनका हाथ पकड़ा और गौर से देखने लगा। हाथ की चमड़ी पर झुर्रियां थी और दो मोटी नसें सर्किट की तरह एक दूसरे का रास्ता काट रही थी। वो उनकी कलाई सहलाने लगा। इतनी झुर्रियां कब आई? उसकी नजर उनके चेहरे पे गई। चेहरे की स्किन ढीली पड़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत किया था, लेकिन मन फिर से भरने लगा था। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता को बरसों बाद देखा है। एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? उसे अचानक लगा कि पिछली बार जब उसने इस तरह अपने पिता को देखा था तो वो जवान थे, उनकी स्किन टाइट थी और वो बोलते हुए अक्सर मुस्कुराने या हंसने लगते थे। उसे पिता के दिए सारे इल्जाम सही लगने लगे, बल्कि कई नए इल्जाम उसका दिमाग उसके ऊपर लगाने लगा। उसे पिता के दिए सारे इल्जाम सही लगने लगे, बल्कि कई नए और फ्रेश इल्जाम उसका दिमाग उसके ऊपर लगाने लगा। उसे लगा वो उन्हें एक बार कस के गले लगा ले, लेकिन तभी उनकी आंखें खुल गईं। उसने जल्द कंट्रोल किया और आंखें पोंछ ली। वो उठ के बैठ गया। कितना बज गया? उन्होंने पीछे गर्दन घुमाकर घड़ी की ओर देखते हुए पूछा। अरे अभी तो 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कैसे जाग गए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ काम था क्या? उसे लगा कलेजे में सब इकट्ठा किया हुआ एक साथ बाहर निकल आएगा, लेकिन उसने फिर से खुद को संभाला। नहीं, बस। उसने बोलते हुए सोचा कि साथ में फोटो खींचने की कोई जुगत निकाले। वो उन्हें गौर से देखने लगा। कलेजे में जो रुका बैठा था उसमें से कुछ बाहर आने का रास्ता खोजने लगा और थोड़ा बहुत तरल रूप में आंखों में नजर भी आने लगा। जज साहब ने उधर नहीं देखा। वो उठे और बाथरूम की तरफ चले गए। वो वहीं बैठा हुआ थोड़ी देर उस रास्ते की तरफ देखता। दोस्तों के नाम पर अपने ब्लॉक के एक हम उम्र चावला साहब, जिनके साथ कभी कभी जज साहब टहलने जाते हैं, 2 बगल वाले बुजुर्ग, एक उनके बचपन के दोस्त अनिरुद्ध सिंह जो इत्तेफाक से दिल्ली वासी हो चुके हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अनिरुद्ध कभी अपने दोस्त से मिले 1 हफ्ता पार नहीं होने देते। एक वो ही हैं जिनसे जज साहब इस कदर जुड़े हुए हैं कि मैसेज से ही सही लगातार टच में रहते हैं। उनकी बेटी टीना सनमार्ग की अच्छी दोस्त है। उजाला और उसकी एक दोस्त गरिमा, सनमार्ग के 2 दोस्त कम कलीग्स मोहित और कामरान, खाना बनाने वाली मेड सुप्रिया और उसका हाथ बटाने के लिए आई उसकी बहन रानी। कुछ खास डिशेस बनाई गई और ज्यादातर बाहर से ऑर्डर किए गए। केक उजाला ने बनवाया था, जिसके खुलने पर जज साहब इमोशनल हो गए। अपने इमोशन हालांकि वो कभी दूसरों के सामने जाहिर करने के बहुत पक्षधर नहीं रहे, लेकिन इधर मन का मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि भावनाएं छलक कर खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। केक गोल आकार का था और उसके ऊपर चॉकलेट का एक बड़ा सा हैमर अटैच था। जज साहब को अपने ऑर्डर वाले दिनों की याद आ गई और होठों पर मुस्कान। उजाला को नहीं पता शादी की 25वीं सालगिरह पर ऐसा ही केक आत्मजा ने सरप्राइज के तौर पे बनवाया था। उजाला ने उनके भीतर एक पुरानी याद वाली गुफा का दरवाजा खोल दिया था। उजाला ने आकर उन्हें गले लगाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उजाला उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बेटे का उत्साह देखकर उन्होंने सोचा था कि इस मौके को किसी टेंशन से खराब नहीं करेंगे। ज्यादा भीड़, ज्यादा शोर शराबा और बेमतलब की खुशी का इजहार उन्हें बहुत कोफ्त देने लगा था, लेकिन सबके सामने वो खुश रहने की सामाजिकता भी निभा रहे थे और सबके हंसने पर हंसने की कोशिश भी कर रहे थे। सब कुछ अच्छा रहा। केक कटने के बाद जब सबने स्नैक्स खा लिए और मेड के साथ सनमार्ग डिनर लगाने में जुटा था, चावला साहब ने जज साहब के बारे में कुछ एक अच्छी बातें की। 2-3 लाइनें अपने अंदाज में अनिरुद्ध ने भी कहीं और फिर सबने मिलकर जज साहब से कुछ बोलने की गुजारिश की। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब सबने आवाज में आवाज मिलाकर उनका नाम लिया तो वो मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। क्या बोलूं, आप लोग आए, इतनी देर रहे, जितना प्लेट में दिया गया था सब साफ कर गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़की जो केक मेरे लिए बनवा कर लाई है, इसको नहीं पता इसकी एक कहानी है। उनकी आवाज सुनकर सनमार्ग भी मेड की हेल्प करता हुआ रुक गया और उजाला जो बालकनी में फोन पर बात कर रही थी, फोन काटकर अंदर चली आई। माहौल अच्छा था। जज साहब की कई लाइनों पर सबकी तालियां बज चुकी थीं। तब मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। बीवी को प्रॉपर तरीके से थैंक्स कहने का टाइम भी नहीं मिला। उसने कितनी मेहनत से बेकरी वाले को इस केक के बारे में समझाया होगा। उस वक्त हमारे पास सब कुछ था, बस वक्त नहीं था। हम भागते रहते थे, वक्त हमारे आगे आगे भागता था। हमें लगता था हम तेज दौड़े तो इसको पीछे छोड़ देंगे। क्या करें, उम्र ही ऐसी थी, जो सोचो पॉसिबल लगता था। उस टाइम इस बात पर ठहर कर सोचने का टाइम नहीं मिला कि कोई मेरे लिए कितना टाइम दे रहा है। आज ये केक देख के लगा जैसे मुझे ये राज की बात पता चल गई कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। हम इसलिए बूढ़े होते हैं ताकि जवानी के जोश में आंखें बंद कर दौड़ते हुए हम जिन्हें थैंक यू नहीं कह पाए उन्हें अब कह सकें।
वो न हो हम उनकी जगह किसी और को भी थैंक्स कहें और इस बात को समझें कि कोई आपके लिए टाइम दे रहा है तो वो इससे कीमती आपको कुछ नहीं दे सकता। इस लड़की को मैं थैंक्स कहता हूं। इसने वो किया जो मेरा खुद का बेटा मेरे लिए नहीं कर पाता। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि मैं इसे टाइम नहीं दे पाया जब ये छोटा था। कुदरत आपसे ऐसे ही बदले लेती है। अब ये मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। हालांकि ये कोशिश करता होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं भी करता था लेकिन नहीं कर पाया। इसका भी आने वाला वक्त अफसोस से भरा होगा, ये मैं अभी से बता सकता हूं। इसे तब मेरे ना रहने का अफसोस होगा जब इसके पास रुक के ये सोचने का वक्त होगा कि ही कुड हैव डन बेटर। जज साहब की आंखें नम हो गई और ना चाहते हुए भी आवाज रूंध गई। शायद उन्हें कोई नहीं छेड़ता तो वो अब अपनी स्पीच खत्म करके बैठ जाते। खुद को संभालने की कोशिश में एक आध घूंट पानी पीते और मेड को बोलते कि उन्हें बस थोड़ा सा पनीर और एक आध चपातियां दे। लेकिन गड़बड़ हो गई जब चावला साहब अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास चले गए और उनके कंधे पर हाथ रख सहलाने लगे। जज साहब ने गौर किया था कि इधर जब कोई दो शब्द अपनेपन के बोल देता या एक छोटा सा जेस्चर दिखा देता, उनकी आंखें बहने लगती थी। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन आंखें बहने लगी। आइए आइए सर, बैठिए, लीजिए पानी पीजिए। चावला साहब ने गिलास में पानी भरकर उन्हें थमाया। सब अपने फ्रेम में रुक गए थे और उनकी ओर देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। सबकी नजरें जज साहब से ज्यादा आड़े तिरछे सनमार्ग की तरफ जा रही थी, जैसे वो इस माहौल का विलन हो। सनमार्ग ने ये बात गौर कर ली थी और सब कुछ छोड़कर एक तरफ बैठ गया था। उसने पता नहीं किसी का नंबर मिलाया था या फिर ऐसे ही किसी को डांट रहा था। अरे जे ब्लॉक लिखा है तो बिल्डिंग भी तो लिखी है। किसी भी बिल्डिंग में जाकर जे ब्लॉक खोजने लाओगे तो मुझे कैसे मिलेगा यार? मुझे नहीं पता, लेके आओ। मैं आ जाता पार्किंग के पास, लेकिन आप लोगों की जितनी हेल्प कर दो ना, आप लोग उतना ही भाव खाने लगते हो। मैं नहीं आऊंगा कहीं भी। मैंने एड्रेस प्रॉपर डाला था और आपके ऐप ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। भाई आकर डिलीवरी दीजिए, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। इतना वक्त लगा रहे, इतनी देर में तो मैं बनारस से पान मंगवा लेता। नहीं सॉरी, मैं हेल्प करता था, अब नहीं करूंगा। यू गाइज आर थैंकलेस। उसने फोन काटा तो सबको डिनर सर्व किया जा चुका था और एक खामोशी कमरे में फैली थी। चावला साहब उसे ही देख रहे थे। स्वीट पान ऑनलाइन शुरू हुआ इधर ही। अच्छा ऐप है, हर तरह के पान देता है, लेकिन डिलीवरी इतनी खराब है ना। उसने देखा उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब चुपचाप खा रहे थे, जैसे ये करना बाहर जाने का गेट पास हो। वो भी खाने लगा। उसकी नजर उजाला पर पड़ी, जो बहुत प्यार और अपनेपन से उसे देख रही थी। उसने आंखों से बताया कि इस पूरे हॉल में कम से कम वो एक इंसान है जो उसे विलेन नहीं समझती। उसे उसके साथ निकल गई। टीना की जल्दबाजी देखकर अनिरुद्ध भी निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जज साहब ने जबरदस्ती रोक रखा था कि कुछ बात करनी है। सबके जाने के बाद जब सनमार्ग किचन में सुप्रिया की बर्तन समेटने वगैरह में मदद कर रहा था, उन्होंने अनिरुद्ध को अपने सामने बैठने का इशारा किया। टीना भी दरवाजे पर टेक लगाए मोबाइल में खोई थी। उन्होंने उसको आवाज देकर उसे भी साथ बैठने को कहा। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है। जज साहब ने भूमिका बनाकर जब बात शुरू की तो बाप बेटी दोनों को गुस्से से ज्यादा हैरानी हुई। टीना ज्यादा चौंकी हुई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने उन्हें घूरते हुए पूछा। इसमें मजाक क्या है? तुम्हारे पापा और मैंने फिक्स किया था तुम्हारे जन्म के टाइम। यू नो दैट। उन्होंने अपनी बात पे जोर दिया। या आई नो दैट, लेकिन उसको लेकर मेरा स्टैंड क्या है वो लास्ट ईयर में बता चुकी हूं। अब आप इस चुटकुले को दोबारा क्यों सुना रहे हैं अंकल? कम ऑन। टीना ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें हंसाने की नाकामयाब कोशिश की। वो सीरियस थे। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो फिर भी सीरियस थे। तुझे अपने वादे को पूरा नहीं करने का कोई अफसोस नहीं? नहीं यार, मेरी जबान की, मेरी बेटी की मर्जी के आगे कोई कीमत नहीं, और ना ही ये मानने में मुझे कोई अफसोस है कि वो गधा पचीसी वाली उम्र थी और वैसी ही हरकत थी हमारी। तू थोड़ी देर के लिए किचन में जाएगा? जज साहब ने अपने बचपन के दोस्त की ओर देखा, फिर उनकी बेटी की तरफ। दोनों की हैरानी और बढ़ गई। अमे तुम एक ससुर न बन गए हो, अभी अंकले हो, जो तुम्हारा लक्षण है अंकले रहो। अनिरुद्ध किसी भी इमोशन के एक हद से ज्यादा होने पर देसी टोन में उतर आते थे। मुस्कान अब भी चेहरे पे थोड़ी सी बची थी, लेकिन टीना फिर से मामला एक बार क्लियर कर देना चाह रही थी। अरे पापा यार, जाओ ना किचन में, उसकी हेल्प कर दो। सोनू, पापा को अंदर बुलाना, उसने ऊंची आवाज में सनमार्ग को कहा। सनमार्ग ने वहीं से आवाज लगाई। आइए अंकल, ग्रीन टी बना रहा हूं। अनिरुद्ध किचन की तरफ चले गए। उनका सवाल सुनकर ऐसे हैरान हो गई जैसे उसने रात में इंद्रधनुष जैसी अविश्वसनीय चीज देख ली हो। क्या चक्कर? आपको क्या हो गया है? आप कैसे बात कर रहे हो अंकल? क्या हुआ? सब ठीक? उसने जज साहब के माथे पे हाथ रख के उनका टेम्परेचर चेक करना चाहा। उन्होंने तुनक कर हाथ हटा दिया। जवाब दे पहले। जवाब। चक्कर?
नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं और मुझे अभी कोई चक्कर करना भी नहीं। मुझे पीएचडी पूरी करनी है और स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है। वो तो तू शादी के बाद भी जा सकती है। उनकी बात पर टीना को हंसी आ गई। यार अंकल, आप कैसे होते जा रहे हो पता है? आप पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। क्या प्रॉब्लम है सन्मार्ग में? टीना पीठ टिकाकर सोफे पे लुढ़क गई जैसे बहस से विड्रॉ कर रही हो। यही प्रॉब्लम है अंकल कि बचपन से खेली हूं दोस्त की तरह। उसके लिए दोस्त वाली फीलिंग है अंदर से। कितना भी चाहूं और कोई फीलिंग नहीं आ सकती। और आप क्यों इतने परेशान हो गए जैसे वो बुढ़ा हो रहा है? टीना ने सामने पड़ा सौंफ उठाया और फांक लिया। तेरा बाप वादा तोड़ रहा है तो कुछ नहीं। अरे आप दोनों होते कौन है मेरी जिंदगी को लेकर वादा करने वाले? आप अपना देखो, वो अपना देखे, मैं अपना देख लूंगी। सन्मार्ग हाथ में ट्रे लिए आया। पीछे से अनिरुद्ध भी आए। सब ग्रीन टी पीने लगे। अनिरुद्ध ने टीना को कुछ इशारा किया। टीना ने सन्मार्ग को इशारा किया और दोनों अपनी चाय लेकर बाहर बरामदे में चले गए। तूने कभी सोचा तो नहीं सीरियस इनकी बात के बारे में? सन्मार्ग ने पूछा। पागल है, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। सन्मार्ग जवाब सुनकर हंसा। वो भी मुस्कुराई। कोई है लाइफ में? सन्मार्ग ने पूछा। अभी नहीं। लास्ट ब्रेकअप को 2 महीने हुए और ब्रेकअप के बाद वाला फ्री टाइम एंजॉय कर रही हूँ। इस बार सोचती हूँ लंबा एंजॉय करूंगी। करियर पे थोड़ा ध्यान देना है। सन्मार्ग ने छोटा सा जवाब दिया। तू बता कब करेगा शादी? टीना ने पूछा। पता नहीं यार, उजाला के घर वाले के बहुत स्ट्रिक्ट है। देखते हैं। वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। अंदर ग्रीन टी खत्म हो चुकी थी। अनिरुद्ध अब उठने वाले थे। उपसंहार के रूप में उन्होंने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कुछ शब्द बोले। हो जाएगी शादी जब उसका मन करेगा। तू इतना लोड क्यों लेता है? वो लड़की मुझे एकदम पसंद नहीं। जज साहब ने बच्चों की तरह शिकायत की। क्यों? आज उसने तेरे लिए कितना टाइम निकालकर केक बनवाया था। तुझे कुछ समझ में आता है? मुझे उसका बात करने का तरीका नहीं पसंद। बड़े छोटे सबको तू तड़ाक से बात करती है। उसकी आवाज भी बहुत कर्कश है और वो सोनू से 6 साल बड़ी है, पता है तुझे? तू कुछ भी बोलने लगा है। बोलने से पहले 30 सेकंड आंखें बंद कर सोचा कर कि क्या बोलने वाला हूं और बोलने के बाद खुद को सुना कर कि क्या बोल रहा हूं। जज साहब ने हिकारत से कहा और दूसरी ओर देखने लगे। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुरा उठे। दोस्त के करीब आए और उसे कंधे पे हल्का सा हाथ रखा और बाहर निकल गए। फिर से हैप्पी बर्थडे। चल 1-2 दिन में फोन करता हूं। उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा। जरूरत नहीं मुझे स्वार्थी दोस्तों की, चला जाए यहां से, उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। अनिरुद्ध टीना और सन्मार्ग के साथ बाहर थे। ड्राइवर पार्किंग से गाड़ी निकालने गया था। ऐसे ही 10 साल के बच्चे की तरह जिदियाने लगे हैं। कुछ समझाने की कोशिश करो तो कहते हैं बेटा बाप बनने की कोशिश मत कर। 3-3 दिन नहाते नहीं, कपड़े नहीं बदलते, ब्रश तक नहीं करते और पूछने पे बोलते हैं कहीं जाने का मूड बनेगा तो नहाऊंगा। ऐसे क्या तैयार होकर घर में बैठूं? कहीं बाहर चलने को बोलता हूं तो कहते हैं इतना पॉल्यूशन है शहर में, बाहर कहां जाएगा। डॉक्टर के यहां ले जाने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की। आप कुछ करिए ना, सन्मार्ग ने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। तू रहने दे बेटा, इसको मैं ले जाता हूं। बहुत अच्छा डॉक्टर है, साउथ दिल्ली के बड़े साइकियाट्रिस्ट में से है। एक बार वो काउंसलिंग कर लेगा तो अगली बार से खुद तेरे साथ जाएगा, जिद नहीं करेगा। उन्होंने सन्मार्ग के कंधे पर हाथ रख उसे हौसला दिया। जिस मनोचिकित्सक के यहाँ वो नंबर लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में बहुत सी लोक कथाएं थीं। उसका नाम दिल्ली के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट में शुमार था तो उसके नाम से कहानियां भी बहुत थीं। सबसे प्रसिद्ध कहानी ये थी कि डॉक्टर पागलों का इलाज करते करते खुद 2 बार पागल हो चुके थे। जनता ऐसी कहानियों को सुन डॉक्टर को जीनियस मानती थी। जनता की मानसिक हालत खुद ऐसी थी कि वो ऐसी बातों को सेलिब्रेट करती थी और मानती थी कि जो ज्यादा समझदार होगा उसे पागल हो ही जाना चाहिए। जब जज साहब का नंबर आया, शाम होने वाली थी और वो इंतजार करते हुए ऊब गए थे। ऊब उनके ऊपर हावी ना हो इसके लिए अनिरुद्ध लगातार उनसे पुरानी बातें कर रहे थे। डॉक्टर ने देर तक तरह तरह के सवाल पूछे और जवाब नोट करता रहा। वो अनमने ढंग से बताते रहे। अनिरुद्ध बीच बीच में अपने दोस्त का चेहरा देखते कि उन्हें सिर्फ सवाल पूछने की आदत रही है, जवाब देने की नहीं, तो कहीं अचानक भड़क न जाए जैसा आजकल वो अक्सर करता है। डॉक्टर ने आखिर में एक फैसला कुन सवाल पूछा। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ कैसी रही है? शानदार, एवरेज या बिलो एवरेज? जज साहब कहीं खो गए। 2 साल पहले तक शानदार थी, अब बिलो एवरेज। उनका जवाब सवाल से भी छोटा था। डॉक्टर ने उन्हें गौर से देखा और कुछ दवाइयां लिखने लगा। ये दवाइयां हैं, 10 दिन खाइए फिर आइएगा, और जैसा आपने कमिटमेंट किया मॉर्निंग वॉक रेगुलर। उसने पर्ची आगे बढ़ाई जो इशारा था कि उन्हें उठना चाहिए और अगले मरीज के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अनिरुद्ध उठ गए और उन्होंने जज साहब को भी उठने का इशारा किया। जज साहब भी धीरे से उठे। उनकी नजर डॉक्टर के बेतरतीब निकले तोंद पर थी।
अनिरुद्ध चाह रहे थे कि इतने जवाब देने से त्रस्त उनका दोस्त कुछ अजीब न करे और तुरंत वहां से निकल जाए। आपका डाइजेशन कैसा रहता है? उन्होंने उठते हुए डॉक्टर से पूछ ही लिया। डॉक्टर चौंक गया। सवाल उसकी समझ में नहीं आया और उसने घूर कर जज साहब को देखा। जज साहब ने उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए एकदम स्पष्ट पूछा, आपका पेट सही नहीं रहता होगा, कैसा है आपके हिसाब से, एवरेज, बिलो एवरेज या शानदार? डॉक्टर बात समझा तो हमेशा उलझन वाले उस चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनिरुद्ध सहमे हुए थे कि डॉक्टर भड़क न जाए, लेकिन डॉक्टर दिमाग के सैकड़ों मरीजों से दिन में टकराता था। पहले बिलो एवरेज था, इधर एवरेज हो रहा है कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से, शानदार तो कभी नहीं रहा। डॉक्टर की आवाज में सच्चाई थी। दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की ओर ले जाइए, फिर धीरे से एक पांव को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ पर रखिए। जज साहब कुर्सी के पीछे खड़े होकर बाकायदा जो बोल रहे थे वो करने लगे। डॉक्टर उन्हें कुछ पल हैरानी से देखता रहा, फिर कुर्सी से खड़ा हो गया। अनिरुद्ध सहमे हुए थे कि हजारों रुपए फीस लेने वाला ये अति व्यस्त डॉक्टर उन्हें डांट कर बाहर न निकाल दे, लेकिन डॉक्टर वाकई जज साहब को फॉलो कर रहा था। अब हाथों को ऊपर की तरफ खींचे रखिए और एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करिए। डॉक्टर बार बार अपना एक पैर दूसरी जांघ पर टिकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जा रहा था। आखिरकार 3-4 कोशिशों के बाद कुछ सेकंड्स तक वो एक पांव पे खड़ा रहा। अब ऐसे ही दूसरे पैर से करना होगा। जज साहब दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अनिरुद्ध उनके पीछे लपके। डॉक्टर ने दूसरे पैर से भी कुछ पल वो अभ्यास किया। पहले करता था मैं योगा, इधर छूट गया, फिर से शुरू करता हूं, थैंक्स, मिलते हैं 10 दिन के बाद, डॉक्टर ने कमिटमेंट से कहा। थैंक्स डॉक्टर। दोनों बाहर निकल गए। सनकी है वो सुना है, भड़क जाता तो? वापसी में अनिरुद्ध ने हल्की नाराजगी से कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज साहब ने ऐसे शांत भाव से कहा जैसे दवाइयां अनिरुद्ध के लिए लिखी गई हैं और वे बेहद स्वस्थ और कंट्रोल्ड हैं। अनिरुद्ध ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा, फिर दोनों दोस्त। आज पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।